शेख अख्तर साहब के हवाले से कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है और कुछ सबूत भी मौजूद हैं कि उन्होंने अपने आप को मुर्दा शो किया और उसके बाद फिर बेनिफिट्स भी लिए, सारा कुछ किया और फिर मंजर आम पाए। मुझे बताइए कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इस पर हम फिलहाल थोड़ी सी बात करना चाहेंगे मजीद। ये इंक्वायरी रिपोर्ट तो काफ़ी ज़ख़ीम है और 200 प्लस पेजेस हैं, कुछ 260 समथिंग पेजेस हैं इसमें। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई और खासतौर पर साबिक जो सीईओ हैं डॉक्टर असलम अफगानी से भी बात हुई, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे कि ये इल्ज़ाम है। तो ये इंक्वायरी कमेटी तो मिनिस्ट्री की अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट है, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई? पहले तो मैं असलम अफगानी साहब का बता दूं कि वो जिस चीज को इल्जाम कह रहे हैं उन पे तो ये साबित हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनकी अपॉइंटमेंट ही गलत थी और उनके सारे फैसले भी कलअदम थे। ये तो साबका हुकूमत सायरा अफजल तारड़ ने उनको बिला वजह सपोर्ट किया और सिंगल बेंच से डबल बेंच चले गए। अभी मौजूदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट को 100% जो है ना गलत कर दिया था। एक बात। फिर दूसरी बात ये है कि ये माफिया जो है ना इस तरह की बात हारून रशीद साहब मानेंगे तो नहीं ना। तो इसका जो है हमने कटहरा जो है अदालत का ये रास्ता है तो हमने वही अपना रहे हैं। तो इस इंक्वायरी कमेटी में तो इस इंक्वायरी की रिपोर्ट में नूर साहब इंक्वायरी की रिपोर्ट में तो जो साबिक मिनिस्टर थी फेडरल मिनिस्टर सायरा अफजल तारड़ का भी नाम उसमें है जी। वो भी इस ट्राइका का हिस्सा थी और सायरा अफजल तारड़ जो है उसने भी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को 522 अरब का फायदा दिया और वो डाका जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सूरत में था और उसमें सायरा अफजल तारड़ मुकम्मल तौर पे जो उनका फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सायरा अफजल तारड़ और मौजूदा साबका सीईओ ड्रैप और शेख अख्तर इसमें शामिल थे कि कंपनियों को जो है एक्सटेंशन दी गई, कंपनियों के प्राइस के केसेस को दबाया गया और उनके जो 15% इजाफा था 27 नवंबर 2013 वाला, तो उसमें ये सारे इन्वॉल्व थे। और वही जो सायरा अफजल तारड़ और दीगर जो लोग थे वो भी इस तरह की जो करप्ट माफिया थे जो ड्रैप में उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं को ऊपर लेकर आए, उन्हीं की प्रमोशंस। और ये इंक्वायरी जो है एक बहुत बड़ा एक 57 सफ़ों की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें चीजें बहुत वाज़ेह हो गई हैं, इसमें सबूत मौजूद हैं और ये डिक्लेयर हो गया है कि आसिम रऊफ जो है वो उनकी प्रमोशन गलत हुई और उसको उनके दीगर साथियों की भी, और वो गलत सीट पे विराजमान है, 4 ओहदों पे काम कर रहे हैं। कितना अलमिया है कि प्राइम मिनिस्टर को इतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि एक बंदा 3-3 माह की एक्सटेंशन दे रहे हैं। अभी हालांकि वो इस जून के वक्त में जो है उनका ये इंक्वायरी रिपोर्ट साबित हो गई, ये ऑफिशियली अभी जो है अभी आना बाकी है। अब बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर को पता है, सेक्रेटरी हेल्थ को भी पता है, तो फिर भी इस बंदे को 3 माह की जो है एक्सटेंशन जो है वो दी गई है जो कि बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता है। और प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि लुक आफ्टर बेसिस पे एक रेगुलर अथॉरिटी, मुल्क में कोरोना है और हालात ठीक नहीं है, तो उसको जो है ना देना, एक्सटेंशन देना जो है मैं समझता हूँ खिलाफ ज़ाब्ता है और मरीजों के साथ मजाक है और ये करप्शन का खुला बाप है। और ये जो है इकदाम जो है कि एक बंदे पे इंक्वायरी साबित हो रही है कि 18वें ग्रेड का है, उसकी गलत प्रमोशन हुई, उसको सैलरी वापस करनी पड़ेगी आसिम रऊफ को। अच्छा, तो उसी बंदे को जो है ग्रेड 20 का जो है चार्ज सीईओ ड्राइव का जो है वो अभी। अच्छा नूर साहब, ये बताइए कि जितने ये लोगों के खिलाफ ये तहकीकात हुई हैं और ये साबित हुआ है कि उनकी तरक्कियां गैर कानूनी हुई हैं और ये केस FIA को भी रेफर कर दिया गया है और FIA ने तो इस पे मुकदमात वगैरह भी दर्ज कर लिए हैं, हमें पता चला है, और कॉल भी किया इनको। जी बिल्कुल किया है और 21 जून को इनको तलब किया गया था FIA लाहौर में, लेकिन जो है ना ये पेश नहीं हुए। और अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर करप्शन के खिलाफ क्या इकदाम करते हैं और FIA इस पे क्या मजीद इकदाम करती है। तो अच्छा ये बताइए नूर साहब, ये बताइए कि ये जो तरक्कियां इन्होंने ली, फिर मरात ली, सारी चीजें ली, लेकिन इनके इस गैर कानूनी काम से जो आम मरीज हैं उन पर क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ता रहा और आगे क्या असर पड़ेगा? और ये फार्मा इंडस्ट्री के साथ भी इनका क्या नेक्सस रहा है, क्या इनका मिलजुल रहा है, उसमें इन्होंने क्या फायदा पहुंचाया, मरीजों की सेहत को क्या नुकसान पहुंचाया इन्होंने? ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन इंक्वायरी रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है ना, इसका भी तस्करा है ना इस बात का। जी आप देखें इसमें क्या हुआ कि गलत लोग जब सीईओ ड्रैप एक्सटेंशन 3-3 माह की लेकर बैठे हुए हैं, 4 ओहदों पे काम कर रहे हैं, उनके पीछे क्योंकि बड़ी बड़ी ड्रग माफिया जो है, मैं समझता हूँ फार्मास्यूटिकल माफिया जो है वो ड्रग माफिया से ज्यादा ताकतवर है, तो
وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کے جو کیسز سے خاص طور پہ جب 3 جنوری 2017 کو ادویات کی قیمتوں اور رجسٹریشن کا ریکارڈ جب مانگا گیا ڈرائب سے تو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے نہیں دیا. پھر جو ہے 26 مارچ 2019 کو جو ہے ڈرائب نے لکھا تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کہ جی وہ ادویات کی قیمتوں کا ریکارڈ جمع کرائیں. کسی نے کوئی لسٹ نہیں کرائی. اور اس کے بعد جو ہے 16 جولائی 2020 کو بھی جو ہے ڈرائب کی طرف سے ریکویسٹ آئی لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہوا یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ان موجودہ جو غلط پروموشن کے طور پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے جو خود کی ہے اور ریکارڈ ضائع کیا ہے اس سے جو ہے مریضوں کو براہ راست جو ہے نقصان پہنچا ہے. دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں, قیمتیں واپس نہیں ہوئیں اور مزید بھی ایلوپیتھک ادویات کی قیمتیں راتوں رات بڑھی ہوئی ہیں. ان پہ مکمل جو ہے ڈرگ مافیا کا فارماسیوٹیکل مافیا کا کنٹرول ہے اور اس کا کنٹرول کے جو ان کے حصے دار ہیں یہ ڈرگ اتھارٹی کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی غلط پروموشنز ہوئی ہیں. اس میں سر فہرست جو ہیں آسم روح صاحب ہیں, عبید جو ہے نا اس میں شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو خاص طور پر پرائم منسٹر کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس دینا چاہیے کہ آخر اس طرح کی جو طاقتور اور کرپٹ لوگ ہیں وہ کرپشن کر کے صرف مریض کش پالیسیاں ہی کیوں بنا رہے ہیں. اچھا اور کورونا کے زمانے میں یہ بتائیے